अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो कंटिन्यूशन है जो हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हम बात कर रहे थे न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में। हमने उसकी कुछ डिस्कशन की थी न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में, और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी। न्यूक्लियस के अंदर जो जितने भी हमारे पास न्यूक्लियंस हैं या न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था कि वो बाउंड हैं एक दूसरे के साथ थ्रू द न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, और फिर हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी। तो और हमने ये कहा कि जो न्यूक्लियस है उसकी जो स्टेबिलिटी है दैट डिपेंड्स अपॉन दिस न्यूक्लियर फोर्सेस। क्योंकि हमने कहा था कि दो ही न्यूक्लियस के अंदर फोर्सेस हैं, एक जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम फोर्सेस हैं जो कि रिपल्सिव फोर्सेस हैं, और दूसरी जो भी फोर्सेस हैं वो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जो कि इन रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम करती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो न्यूक्लियस है वो बाउंड होता है टाइटली और अपना स्टेबल रहता है, अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है। ठीक है, और हमने बताया था कि जो ये फोर्सेस हैं ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं, अट्रैक्टिव इन नेचर होती हैं। और हमने एक उसकी लिमिट डिफाइन की थी कि 0.5 फर्मी से लेस डिस्टेंस पे इनका जो बिहेवियर है वो रिपल्सिव है, और देन 0.5 से लेके 25 फर्मी तक दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टिव फोर्सेज, एंड आफ्टर दैट एट द बाउंड्री ऑफ द न्यूक्लियस ये जो है इनकी जो इफेक्ट होता है न्यूक्लियर फोर्सेज का ये वीक हो जाता है। दैट इज़ वाई जो बाउंड्री के पास पास न्यूक्लियंस होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं। तो जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी है हमने कहा कि ये डिपेंड करती है किस पे, न्यूक्लियर फोर्सेस पे। ठीक है, हम ये कहते हैं कि जितना इनका जो मैग्नीट्यूड होगा न्यूक्लियर फोर्सेस का वो ज़्यादा होगा, तो जो इतनी जो न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं, जो न्यूक्लियॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द कूलम रिपल्सिव फोर्सेस। ठीक है, अब इन जो न्यूक्लियर के दरमियान ये जो फोर्सेस हैं ये कंफर्म हो गया कि ये अट्रैक्टिव नेचर की जो है वो फोर्सेस हैं, लेकिन इनके बारे में एक प्रॉपर थेरी और जो प्रॉपर कंफर्मेशन थी वो हमें एक बड़ी वेल नॉन थेरी से मिलती है जो कि 1935 में प्रेजेंट की थी युकावा ने, जिसको वेल नॉन युकावा थेरी ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, और अपनी इस थेरी में उसने कंफर्मेशन दी थी इन जो शॉर्ट रेंज फोर्सेस की, न्यूक्लियर फोर्सेस की जो एग्जिस्ट करती हैं न्यूक्लियंस के दरमियान, और दूसरा उसने इनकी टाइप्स को डिस्कस किया और प्रॉपर्टीज़ को भी। ठीक है, युकावा की जो बेसिकली प्रिडिक्शन थी न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में वो ये थी कि जो आपके न्यूक्लियंस हैं उसने एक न्यू पार्टिकल प्रिडिक्ट किया था जिसे उसने मेज़ॉन का नाम दिया। उन्हें कहा कि मेज़ॉन एक पार्टिकल है, न्यू पार्टिकल जो कि एग्जिस्ट कर रहा है न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियंस के दरमियान, जिसकी एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, और इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो न्यू पार्टिकल है मेज़ॉन, ये एक शॉर्ट रेंज पार्टिकल है, शॉर्ट लिव्ड पार्टिकल है, इसकी लाइफ टाइम कम होती है। और उसने ये भी प्रेडिक्ट किया कि ये जो मेज़ॉन्स हैं इनका मैस होता है वो इलेक्ट्रॉन से ग्रेटर होता है और प्रोटॉन से लेस होता है। तो यानी कि इनका जो मास ऑफ द मेसॉन्स है इट लाइज बिटवीन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। तो ये शॉर्ट लिव्ड पार्टिकल है जो मेज़ॉन है। तो इसको उसने ये कहा है कि अगर हम इसको कंपेयर करें, जैसे हम कूलम्स लॉ पढ़ते हैं दो चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान, तो हम ये चार्ज कहते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक ऑपोजिट चार्जेस हैं, दो पॉइंट पार्टिकल्स हैं या पॉइंट चार्जेस हैं जिनके दरमियान कूलम फोर्स एक्ट कर रही है। तो हम ये कहते हैं कि ये दोनों पार्टिकल्स जो होते हैं ये एक दूसरे पे फोर्सेस लगाते हैं, ये फोर्सेस म्यूचुअल होती हैं, और अगर अपोजिट चार्जेस हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चार्जेस, अगर ये अपोजिट चार्जेस हैं तो जो कूलम फोर्सेस होती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम फोर्सेस वो अट्रैक्टिव नेचर की होती हैं। अगर जो चार्जेस हैं वो सेम नेचर के हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो ये कूलम रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं दो सेम चार्जेस के दरमियान। तो हम ये कहते हैं कि कूलम फोर्स जो है वो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पे लगाते हैं, ये म्यूचुअल फोर्स है। अगर Q1 Q2 पे कोई फोर्स लगाता है तो Q2 भी Q1 पे कोई फोर्स लगाता है। ठीक है, तो जब थ्योरेटिकली इन फोर्सेस को एक्सप्लेन किया गया कूलम फोर्सेस को, तो ये कंसिडर किया गया कि ये जो फोर्स है
एक चार्ज दूसरे चार्ज पे लगाता है या दूसरा पहले पे लगाता है, ये फोर्स जो है वो जो फोटान की फॉर्म में ये फोर्स है जिसको हम देख नहीं सकते। तो जब बेसिकली हम ये कहते हैं कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे या दूसरा चार्ज पहले पे फोर्स लगा रहा होता है, तो ये अपने दरमियान फोटान एक्सचेंज कर रहे होते हैं। तो उसी तरह की थेरी जो है ये युकावा थेरी है कि जब आपके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन जो है इनके दरमियान इंटरेक्शन हो रही होती है, तो बेसिकली ये जो दोनों पार्टिकल्स हैं ये इंडिपेंडेंटली बिहेव नहीं कर सकते न्यूक्लियस के अंदर, बट ये कॉन्स्टेंटली एक्सचेंज कर रहे होते हैं, अपना चार्ज एक्सचेंज कर रहे होते हैं। कभी प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन जाता है, कभी न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन जाता है। तो ये चार्ज एक्सचेंज करते हैं, और ये किस फॉर्म में एक्सचेंज करते हैं कि ये मिज़ॉन जो है उसको अपने दरमियान एक्सचेंज कर रहे होते हैं। कभी एक मिज़ॉन एक पार्टिकल के पास होता है, कभी वो इसको दूसरे पार्टिकल की तरफ वो एक्सचेंज हो जाता है। तो ये एक अपने दोनों के दरमियान मिज़ॉन एक्सचेंज हो रहा होता है, जिसकी वजह से जो चार्ज भी जो है वो एक्सचेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है कि अगर एक पार्टिकल जो है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन में से कोई एक जो है वो इसको एमिट कर रहा है, तो दूसरा एट द सेम टाइम फिर उसी मिज़ॉन को एब्जॉर्ब करेगा। सो हम ये कहते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनमें कॉन्स्टेंटली और बड़ी स्पीडीली जो मेज़ॉन्स हैं वो एब्जॉर्ब भी हो रहे होते हैं और एमिट भी हो रहे होते हैं। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ मेज़ॉन है ये बहुत शॉर्ट इंटरवल में हो जाती है, यानी कि ये प्रोसेस बहुत कम टाइम लेता है, और कहा जाता है कि जिसको ऑर्डर होता है वो 10⁻⁻23 टू 10⁻⁻4 सेकेंड होता है, यानी कि इतने कम टाइम में ये एब्जॉर्ब और एमिट होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि अब जो टाइम है जो अब्जॉर्प्शन का जो एक्सचेंज का टाइम है वो बहुत शॉर्ट है, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक जो मैस होगा न्यूक्लियस का उसमें हमें विजिबल चेंज नज़र नहीं आएगा। बहुत कम टाइम होने की वजह से हम जो उसका जो मैस है वो उसमें कोई विजिबल चेंज मेजर नहीं कर सकते या ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम कहते हैं के जो मिज़ॉन्स हैं, यानी कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उनके दरमियान में एक रैपिड मिज़ॉन एक्सचेंज या उसे हम मिज़ॉन फील्ड एक्सचेंज जो है वो टेक प्लेस कर रहा होता है या हो रहा होता है। ठीक है, तो जिस तरह आप फोटान को कहते हैं कि ये क्वांटम ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, फोटान क्या है, ये क्वांटम ऑफ एनर्जी है। सिमिलरली एक क्वांटम ऑफ न्यूक्लियर फोर्स भी है जिसको हम मिज़ॉन कहते हैं। फोटॉन को आप कैसे डिफाइन करते हैं कि ये पैकेट ऑफ एनर्जी है, क्वांटा ऑफ एनर्जी है। इसी तरह जो मिज़ॉन है ये क्वांटम ऑफ न्यूक्लियर फोर्स है। ठीक है, तो जो कि एक्सचेंज हो रहा है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के दरमियान। तो इसको हम कहेंगे कि कंटिन्यूसली मिज़ॉन या मिज़ॉन फील्ड जो है वो न्यूक्लियॉन्स के दरमियान न्यूक्लियस के अंदर एक्सचेंज हो रही होती है। ठीक है, तो अब जो युकावा था जब उसने ये पार्टिकल डिस्कवर किया, फिर उसने इसके ये वेरीफाई करने के लिए कि हमने बात की है कि इसका जो मैस होता है मिज़ॉन का इन पार्टिकल्स का वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बिटवीन लाई करता है, उनके मैस के बिटवीन लाई करता है। तो उसने इसकी वेरिफिकेशन के लिए मैस जो है मिज़ॉन का वो कैलकुलेट किया। ठीक है, उसने इस जो एक्सचेंज ऑफ मिज़ान है या मिज़ान फील्ड है उसको रिप्रेजेंट किया एक फंक्शन के साथ, एक स्केलर फंक्शन के साथ फील्ड के, क्योंकि हम फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए फाई फंक्शन जो है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसने कहा कि हम इस मिज़ान फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं फाई के साथ, और इसके बारे में ज्यूम ये किया जाता है कि ये डिस्टेंस के साथ डिक्रीज़ करता है, फाई की वैल्यू जो है वो फॉल करती है या रिड्यूस होती है। तो उसको उसने इस फंक्शन को फाई को डिफाइन कैसे किया, फाई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ई रेज टू पावर माइनस अल्फा आर, और होल टर्म डिवाइडेड बाय आर, होल ई जो है उसको आर से डिवाइड किया। तो अल्फ़ा जो है वो इसमें कांस्टेंट है, और उसने कहा कि ये जो पोटेंशियल है, जो मिज़ॉन का पोटेंशियल है या जो फील्ड है, ये किस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है इसको हम ड्राइव नहीं कर रहे, ये युकावा ने ड्राइव की इक्वेशन कि जिसको ये पोटेंशियल जो है, जो हम युकावा पोटेंशियल ले रहे हैं, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। डेल स्क्वायर फाई माइनस अल्फा स्क्वायर फाई विच इज़ इक्वल टू 1/c स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर फाई बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, अब डेल स्क्वायर फाई हमारे पास उसकी डेफिनेशन ये है जो कि फील्ड है 3 डायमेंशन में, और अल्फ़ा की जो वैल्यू है कांस्टेंट है जो कि इसने ड्राइव की है, दैट इज़ फ्रॉम
जो इसकी रेंज है वो है 0.3 से 0.5 इंटू 10⁻15 मीटर। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए ये तो 3 डायमेंशनल में ले रहे हैं हम। अगर 1 डायमेंशनल यानी कि सिर्फ अलॉन्ग एक्स एक्सिस इस इक्वेशन को लिखेंगे तो यहाँ पे डेल स्क्वायर फाई की बजाय डी स्क्वायर फाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर फाई, और ये 1 डायमेंशन में इक्वेशन आ जाएगी। तो जैसे हमने कहा कि फोटॉन जो होता है वो क्वांटा ऑफ एनर्जी होता है, तो यहाँ पे मीज़ॉन जो है वो क्वांटा ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस है, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसे कंसिडर किया गया कि ये जो क्वांटा ऑफ न्यूक्लियर फोर्स है या मीज़ॉन है, हम उसे कंसिडर करते हैं लाइक अ 1 डायमेंशनल प्लेन वेव, कि ये एक प्लेन वेव है जो कि 1 डायमेंशनल है, यानी कि वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो उस मीज़ान को जिसको आप फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको एक प्लेन वेव से रिप्रेजेंट किया गया है, और जिसको कंसिडर किया गया जो प्लेन वेव की इक्वेशन होती है वो हमें पता होती है वो क्या है, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये हमारी वेव इक्वेशन है जिसको फाई को इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और डेफिनेशंस हैं। के हमें पता है वेव वेक्टर होता है यहाँ पे, जिसको हम वेव नंबर होता है जिसको हम 2 पाई ओवर लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा जो है वो आपकी 2 पाई न्यू एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और जो ओमेगा है आपकी वो हमने कहा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। लैम्डा जो है एच बाई पी, पी आपका लीनियर मोमेंटम है, एंड ई जो है वो आपकी एच न्यू, न्यू जो है वो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। सो ये जो हम इक्वेशन ले रहे हैं फाई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसको हम विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि ये इस इक्वेशन को हमने कहा सेटिस्फाई करती है, तो हम इसको वेरीफाई करने के लिए इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डिफ्रेंशिएशन लेते हैं प्लेन वेव का इसका। तो ये हमारे पास डी फाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, और यहाँ से क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएशन ले रहे हैं तो यहाँ से के जो है वो बाहर आएगा एज ए कांस्टेंट। उसके बाद हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, तो अगेन कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस साइन अपीयर हो रहा है साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और अगेन यहाँ से के जो है वो बाहर निकलेगा, तो ये ए के स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर, तो ये ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, अगेन आपके पास फाई की डेफिनेशन बन गई, तो माइनस के स्क्वेयर फाई हो गया। और के स्क्वेयर को अभी के को हमने क्या डिफाइन किया है 2 पाई बाई लैम्डा, तो के स्क्वेयर क्या होगा -4 पाई स्क्वेयर ओवर लैम्डा स्क्वेयर इंटू फाई। तो ये हमने इसी प्लेन वेव को विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 दफ़ा डिफ्रेंशिएट किया है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को सिमिलरली आपने प्रोसीड करना है, बुक में सॉल्व नहीं किया, अब इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपने डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसी तरह से आपका टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट होगा, लेकिन यहाँ पे अब के की बजाय माइनस ओमेगा बाहर आएगा। फिर जब आप उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस ओमेगा बाहर आएगा, और साथ में कॉज की वजह से साइन क्रिएट होगा, तो ये हमारे पास जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम सेकंड डेरिवेटिव आएगा वो माइनस ओमेगा स्क्वेयर फाई आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ओमेगा को हमने किसके इक्वल रखा था 2 पाई न्यू के, तो इसलिए यहाँ पे आ गया 4 पाई स्क्वेयर न्यू स्क्वेयर इंटू फाइव, ठीक है। तो अब आपके पास डी स्क्वेयर यहाँ पे सारी डेफिनेशन आ गई, आपके पास डी स्क्वेयर फाइव बाई डी एक्स स्क्वेयर भी आ गया, आपके पास डी स्क्वेयर फाइव बाई डी टी स्क्वेयर भी आ गया। इन दोनों की वैल्यू हम 1.3 में सब्सिट्यूट करेंगे। ये देखें यहाँ पे हमने डी स्क्वेयर फाइव बाई डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू सब्सिट्यूट की -4 पाई स्क्वेयर फाइव ओवर लैम्डा स्क्वेयर, और ये अल्फा स्क्वेयर फाई ऐसे ही, और यहाँ पे हमने डी स्क्वेयर फाइव बाई डी टी स्क्वेयर की ये वैल्यू सब्सिट्यूट की -4 पाई स्क्वेयर न्यू स्क्वेयर फाइव। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे थ्रू आउट, जो है वो हम 4 पाई से, अगर 4 पाई स्क्वेयर से डिवाइड कर दें तो यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, और इसके डिवीजन में 4 पाई स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह फाई जो है वो यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से भी। तो इधर आपके पास क्या बचा, इधर आपके पास वी न्यू स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर बच गया, और यहाँ आपके पास अल्फा स्क्वेयर ओवर 4 पाई स्क्वेयर, और यहाँ पे आपके पास 1 ओवर लैम्डा स्क्वेयर। तो रीअरेंज करके ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह से आ गई। अब इस इक्वेशन को थ्रू आउट हम ए स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए ए स्क्वेयर इधर आ जाएगा ए स्क्वेयर न्यू स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वेयर बाई लैम्डा स्क्वेयर, और यहाँ आ जाएगा स्क्वेयर अल्फा स्क्वेयर ओवर 4 पाई स्क्वेयर। ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन है, एनर्जी की, तो यहाँ पे आ गया ई स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। और इसी तरह से हमने डिफाइन किया था पी, लैम्डा हमारा होता है एच बाई पी, और पी किसके इक्वल होगा एच बाई लैम्डा के, तो एच स्क्वेयर बाई लैम्डा स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया पी स्क्वेयर के।
और यहाँ पे एच स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर ऐसे ही रह गया। तो ये हमारी इक्वेशन 1.4 आ गई, जो कि हमने प्लेन वेव की इक्वेशन लेके ड्राइव की है। इसके अलावा हमें पता है कि जो टोटल एनर्जी होती है पार्टिकल की, वो होती है उसकी जो टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल होती है, जिसका जो रेस्ट मास होता है m0, वो ये होती है। ठीक है, किसी भी पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी जिसका रेस्ट मास m0 हो इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, वो रेस्ट मास एनर्जी इस तरह से डिफाइन की जाती है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c4। ये रेस्ट मास जिसका m0 हो जिस पार्टिकल का, तो मोमेंटम की फॉर्म में उसकी टोटल एनर्जी है। इसको हम थ्रू आउट सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और यहाँ से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे सी स्क्वायर रह जाएगा। तो ये 4.5 आपके पास आ गई। इस 4.5 और इस 1.4 यानी 1.5 और 1.4 को आपने कंपेयर करना है। यहाँ पे 1.4 और 1.5 इसको कंपेयर करें, ये टर्म्स कंपेयर हो गई, ये कंपेयर हो गई। तो इनके कंपैरिजन से हमारे पास ये निकलता है कि m0 स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, स्क्वायर अल्फा स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। ये आपके पास कंपैरिजन करके आ गया। ठीक है, तो जब आप इसका थ्रू और दोनों साइडों पे स्क्वायर ख़त्म करें तो आपके पास m0 आएगा किसके इक्वल, अल्फा एच ओवर 2 पाई c। ये वाला c जो है वो इसके नीचे डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, आपने दोनों साइड पे कहीं अंडर रूट ले लिया है, आप ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारे कांस्टेंट की वैल्यूज़ आपके पास गिवन है। अल्फा जो है वो वेरिएबल है, यानी कि इसकी एक रेंज है वैल्यूज़ की। उसकी वैल्यू अगर हम अभी नहीं सब्स्टिट्यूट कर रहे, बाकी पार्टिकल्स की जो है हम जो क्वांटिटीज़ है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, पाई की है, सी की है, तो ये आपके पास केजी में वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा जी, अगर हम इसको मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड करें विद द मैस ऑफ द इलेक्ट्रॉन से, हम इसको डिवाइड करें, मैस ऑफ द इलेक्ट्रॉन से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हम कंपेयर कर सकें कि इलेक्ट्रॉन से कंपेयरेबल इसका मैस कितना आता है। तो ये आगे इसको हमने इसलिए इलेक्ट्रॉन के मैस से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं किलोग्राम में और डिवाइड भी कर रहे हैं। अब अल्फ़ा की वैल्यू हमने ये बोला था इस रेंज में है 0.3 से 0.5 इंटू 10⁻15, यानी कि 0.3 हो सकती है, 0.4 हो सकती है, 0.5 कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो जब हम इसकी वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास जो इंटरमीडिएट पार्टिकल की वैल्यू आएगी इसको मल्टीप्लाई करके या सॉल्व करके, वो हम कहते हैं 120 से, यानी कि आप 0.3 भी लगा के देख लें, 0.5 भी लगा के देख लें यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू, और 0.4 भी लगा के देख लें, तो जो आपके पास वैल्यू आएगी जो आपके इंटरमीडिएट पार्टिकल की, या आप कह लें कि जो मैस ऑफ मिज़ान निकलेगा, रेस्ट मैस, वो हम कहते हैं 120 से लेके 200 टाइम्स द मैस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि इतने टाइम्स आएगा मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इसका मैस ज़्यादा आएगा। तो दस जो हमने इसकी प्रेडिक्शन ली थी युकावा की, कि जो इंटरमीडिएट पार्टिकल है जिसको आपने मीज़ान का नाम दिया है, इसका जो मैस होता है वो अल्फ़ा पार्टिकल से ग्रेटर होता है और प्रोटॉन से कम होता है। तो यहाँ से हमने वो कंफर्मेशन की कि इसका जो मैस है वो इलेक्ट्रॉन के मैस से ग्रेटर आया है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसे कंप्लीट किया। न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती हैं, उसके बाद युकावा थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, या कह लें कि कन्फर्मेशन ऑफ जो न्यूक्लियर फोर्सेस जो थी वो युकावा थ्योरी में उसने उसका मैस ऑफ द मीज़ान जो है कैलकुलेट करके इसको कंफर्म किया कि ये वो मीज़ान हैं जो कि एक्सचेंज होते हैं दोनों, जो आपका न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, वो दोनों ये एक्सचेंज करते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस के जो पैकेट्स हैं, यानी न्यूक्लियर फोर्सेस इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस हैं जिनको आप मीज़ान कह रहे हैं, वो एक्सचेंज हो रहे होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के दरमियान। तो नेक्स्ट जो है इसकी डिस्कशन अगले लेक्चर की, वो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे।